ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि आता आपल्यासोबत आहेत जे अनिरुद्ध, जे ऋषी कपूर यांचे कौटुंबिक मित्र राहिलेले आहेत आणि अनेक कार्यक्रम त्यांनी एकत्र केलेले आहेत। अनिरुद्धजी, काय भावना आहेत तुमच्या जेव्हा ही बातमी तुम्हाला कळली आणि आज काय काय आठवते ऋषी कपूर यांच्या? तुमच्या डोळ्यासमोर तो चित्रपट गेला असेल अख्ख्या आठवणींचा, आमच्याशी सुद्धा शेअर करा। माफ कीजिए, मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे। जी जी। ऋषि कपूर जी से मेरी मुलाकात करीब 18-20 साल पहले हुई थी। सबसे पहले जी जब मैं लिख रहा था, क्योंकि आई एम ऑल्सो राइटर, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म लिखी थी पिछले साल जी। तो दरअसल जब आप लौट चले पिक्चर उन्होंने बनाई थी तो उनको बहुत धक्का हुआ था, क्योंकि वो फिल्म नहीं चली थी। वो एक ही फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो मेरा रेडियो शो सुनते थे जी। और उनको बहुत हसरत थी कि वो दोबारा पिक्चर बनाए जी। तो वो अक्सर मुझे आरके स्टूडियो में जो था उनका तब चेंबूर में जी। तो वहां पे बुलाते थे वो के भाई डब्बू जी, रणधीर कपूर जी। और मुझे याद है उनकी खातिरदारी तो मैं कभी भूल नहीं सकता। जो पराठे मैंने उनके वहां पे घर में भी और वहां पे खाए हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली कोई फिल्म हम एक साथ कर नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद उनका फिल्म बनाने से मन उठ गया जी। लेकिन वो मेरा शो इसलिए सुनते थे क्योंकि मैं रेयर गाने उनके सुनाता था जी। तो मुझे याद है कि कुछ साल पहले ये उनका बड़प्पन है। आप सोचिए, इस बात को गौर फरमाइए कि उनका जन्मदिन था जी। और मैंने उनको जन्मदिन से बुलाया था अपने शो में। तो उन्होंने कहा कि मैं अनिरुद्ध एक ही शर्त पे आऊंगा कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता, बल्कि मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उस बंदे को जिसने मेरा करियर बनाया जी। और आप यकीन मानेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days उन्होंने ट्रिब्यूट दिया स्वर्गीय आर.डी. बर्मन को, द म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की कभी कदर नहीं हुई जी। तो उन्होंने एक पूरा ट्रिब्यूट शो पंचम दा के नाम किया, विच वाज सच ए फैंटास्टिक थिंग। और उस दरमियान उन्होंने अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जरूर। जैसे उन्होंने बताया मुझे कि झूठा कहीं का उनकी पिक्चर बन रही थी अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी नीतू सिंह के साथ जी। एंड ही वाज ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पर्सन, सो बिंदास। ही सेड कि मुझे याद है कि हमारा तब झगड़ा हो गया था एक गाने के टाइम पे, मतलब ऋषि जी और नीतू जी का, और तब उनका डेटिंग चल रहा था। तो गाना था जीवन के हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम, हम सफर जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तो उस गाने के दरमियान झगड़ा हो गया था शूटिंग के वक्त। तो बोलते हैं कि पूरे गाने के टाइम अगर आप देखोगे तो दोनों का चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ नजर आता है, मतलब ऐसा था। लेकिन बाद में गाने के शूटिंग के एंड तक उनकी सुलह भी हो गई और यहाँ तक कि उनकी एंगेजमेंट हो गई। अच्छा, एंगेजमेंट का किस्सा उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग मुझे सुनाया जो मैं कभी भूल नहीं सकता कि एंगेजमेंट उनकी दिल्ली में होनी थी और एंड वक्त पे उनके पास कोई अंगूठी नहीं थी सगाई की। तो हुआ ये कि जो पिक्चर के जो प्रोड्यूसर थे रवि मल्होत्रा, उनका भी नाम आर से था। तो उनकी जो अंगूठी थी वो आर से थी, मतलब आर था उनकी अंगूठी पे। तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर की अंगूठी ली जिसमें आर लिखा था और वो अंगूठी उन्होंने अपनी मंगेतर नीतू सिंह को पहनाई और इस तरह से उनकी सगाई हुई। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, मतलब सर इतने दिलवाले इंसान थे। आई रिमेम्बर कि हमने शोज किए थे 2 साल पहले। दिस वाज जस्ट, अगर आपको याद होगा, जब उनकी बायोग्राफी आई थी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, और उन्होंने पूरे इंडिया भर में शोज बैंगलोर में, पूना में किया और हम सब गए। उनके सारे गाने हमने एक साथ वहां पे दिखाए लोगों को। उन्होंने अपनी कहानी बताई लोगों को और वो बता रहे थे कि कैसे उनका एक बहुत मशहूर गाना था ओ हंसिनी, जहरीला इंसान का, और उसकी शूटिंग के लिए वो गए थे, अब्रॉड गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, किसी दुकान में उनको एक बहुत अच्छी पैंट नजर आई। तो वो पैंट उन्होंने कहा कि मैं खरीद लेता हूँ और मैं इस गाने में यूज करूंगा। और उन्होंने उस गाने में उसी पैंट को यूज किया। और उस जमाने में ड्रेस डिजाइनर नहीं होते थे तो एक्टर्स खुद ही अपने पैंट कपड़े सब खुद खरीदते थे। तो उन्होंने बहुत वो गाने में उन्होंने पैंट यूज किया। और बाद में जब एक पार्टी में गए तो सब हंसने लगे कि ये क्या आपने पैंट पहनी। बोले क्यों, क्या हुआ, ये तो बड़ी स्टाइलिश पैंट है। तो बोले कि ये इसका जिप तो बिल्कुल साइड में है। बोला हाँ, तो क्या हुआ। बोले कि ये दरअसल विमेन्स पैंट, औरतों की पैंट है। तो बोलते कि मैंने औरतों की पैंट पहनी उस गाने में और बाद में पता चला पहनने के बाद। क्या बात है। So he was so honest about everything. And I just loved, I loved the fact कि he was so transparent as a person. उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी तो डांट भी देते थे मुझे। तो I really liked that honesty। और ऐसा आदमी, जैसे मुझे याद है कि जब उन्होंने अपनी किताब भी लिखी और मुझे याद है उन्होंने ये बात कही मुझसे। और अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा
ये हमारे सुनने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। जब विनोद खन्ना जी की डेथ हुई, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले, तो अगर आपको याद होगा तो बहुत कम लोग आए थे उनके फ्यूनरल पे। और उन्होंने मुझे बकायदा कॉल किया और कहा, अनिरुद्ध, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि आज जो हुआ है इसके बाद तो बात को और भी याद रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जब इस दुनिया से जाते हैं तो कोई उनको कंधा देने के लिए नहीं है, कोई उनके फ्यूनरल पे नहीं आता है। और वो बोले कि मुझे तो डर है कि जब मेरी मौत होगी तो कोई मुझे कंधा देने आएगा या नहीं आएगा। और आज मुझे जैसे हालात है हमारे, और आज की मौत हो गई अकस्मात और कोई जा ही नहीं पा रहा उनके फ्यूनरल पे, तो उनकी बात और भी याद आ रही है। क्योंकि वो उनके दिल में औरों के लिए इतना डर था कि देखिए हमारे इतने सीनियर चले गए और कोई था नहीं कंधा देने के लिए, ज्यादा लोग नहीं आए थे। और आज देखो उनकी मौत इस हालात में हुई है कि उनको कंधा देने के लिए लोग है भी, आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे इस लॉकडाउन की वजह से। अनिरुद्ध जी, जैसे कि आपने फरमाया अभी है कि बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां आपके साथ हैं, ऐसी भी कोई तो चीजें होगी जो पिक्चर के दरमियान हुई होगी लेकिन कभी हमारे सामने नहीं आई, और हमने तभी कोई मैगजीन्स पढ़ने के लिए हम तभी इतने बड़े मतलब थे ही नहीं, या बहुत छोटे थे कि हम ऐसी किस्से कहानियां पढ़ें, तो वो भी हमसे शेयर करिएगा। क्या क्या बताया था आपने, ऋषि कपूर जी ने आपको कैसे बताया था, क्या ऐसे किस्से हुए थे, ऐसा कौन सा मोड़ था जहां पे इतना हंसमुख ऐसा इंसान शायद निराश हुआ होगा, या ऐसे ऐसे जो भी ऐसे मर्तबा रहेंगे, जो भी ऐसे इंसिडेंट्स रहेंगे उनके जीवन में, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनका उनको शिकायत भी थी, जैसे कि उन्होंने बहुत खुले तरीके से बोला था कि मैं सोचता हूं कि जब अमिताभ बच्चन अपने जमाने में दिग्गज स्टार थे तो उन्होंने अक्सर अपने डायरेक्टर्स का जिक्र किया, प्रकाश मेहरा का, मनमोहन देसाई का, जो उनकी उन्नति का एक हिस्सा थे। तो उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, बकायदा मुझसे कहा है ये कि मुझे थोड़ी इस बात की शिकायत है कि अमित जी ने काश हमारे लिए भी कुछ कहा होता, क्योंकि उनकी जो सुपरहिट फिल्में थी जैसे अमर अकबर एंथनी या कभी कभी या नसीब, उनमें हम बड़े मतलब हम जो कोस्टार्स थे, जैसे वो थे शशि कपूर थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, विनोद खन्ना थे, उनका भी हाथ था उनकी कामयाबी में। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का मलाल था, इस बात का भी मलाल था कि उन्हें वो अवार्ड्स नहीं मिले जो उनके हक में उनको होना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने कहा कि दामिनी में मेरा जो रोल था वो बहुत ही मुश्किल रोल था, एक कमजोर पति का, लेकिन वो बोले कि सनी देओल सारे अवार्ड्स ले गए और उनको लेने चाहिए थे अवार्ड्स, लेकिन बोले कि लोग मुझे नजरअंदाज कर गए उस पिक्चर में, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से ये भी उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि, और ये भी मुझे शेयर किया था कि कैसे बॉबी का जो फिल्मफेयर अवार्ड था उन्हें मजबूरन खरीदना पड़ा, क्योंकि तब उनको बताया गया था कि यही प्रथा है कि अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। तो उनको और इमेजिन कीजिए, ही वाज द यंगेस्ट एक्टर एवर टू गेट अ फिल्मफेयर अवार्ड, ही वाज ओनली 21 years old। क्या बात, अगर आपको याद है। Yes, and he was the first, and he was also one of the youngest to get a national award। अगर आपको याद होगा कि मेरा नाम जोकर के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, तो so he told me, he shared a lot of, उन्होंने मुझे एक और कहानी बताई थी कि 1990s में ऐसा हो गया था कि उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और यंग हीरोज आने लगे थे, जैसे आमिर खान आ गए थे, सलमान खान आ गए थे, और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं सारे स्वेटर बदल के अलग अलग स्विट्जरलैंड और ऐसी लोकेशंस में शूट कर रहा हूँ, सारे मेरे सिर्फ स्वेटर्स, तो मैं स्वेटर वाला हीरो बन गया हूँ। और ऐसे में वो बोले मुझे, और वो बोले कि तब मुझे इनसिक्योरिटी थी क्योंकि इतने नए नए एक्टर्स आ रहे थे। और ये भी उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आर.डी. बर्मन द म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने उनको कॉल किया और कहा कि यार चिंटू मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि तब पंचमदा की बहुत बुरी हालत थी, सागर के बाद उनका भी डाउनफॉल आ गया था, और ये 1942 लव स्टोरी से पहले की बात है। तो उनकी एक हसरत थी कि वो ऋषि जी के साथ काम करें। तो ऋषि जी बोलते हैं कि मैंने बोला पंचम से कि यार पंचम, मेरी खुद ऐसी हालात खराब है कि मुझे अब नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करना पड़ रहा है, जैसे नदीम श्रवण है, आनंद मिलिंद है, अब मैं कैसे तुम्हें रेकमेंड करूं, मेरा वो पावर नहीं रहा इंडस्ट्री में। और वो बोलते हैं कि ये चीज का मुझे मलाल रहा क्योंकि 6 महीने बाद पंचमदा की डेथ, और बोले कि ये गिल्ट मुझे इतना सताता रहा, और इसी वजह से ऑलमोस्ट 20 साल बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि अनिरुद्ध मुझे आर.डी. बर्मन को ट्रिब्यूट देना है हमारे शो में, और मैं उससे सॉरी कहना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं पूरे बॉलीवुड की तरफ से, कि हम सब ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक स्टार जिसने एक म्यूजिक डायरेक्टर को एक्नॉलेज किया अपने सक्सेस में, ये बहुत बड़ी बात।
अनिरुद्ध जी, जब हम बात करते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में, तो ऐसा है कि ऋषि कपूर हो या शम्मी कपूर हो या शशि कपूर हो, ये कपूर पूरा खानदान है और उस खानदान में अपनी एक अहमियत बनाना एक खुद में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके सामने पृथ्वीराज कपूर होते हैं, राज कपूर होते हैं, आपके भाई होते हैं, शशि कपूर होते हैं। इन सारे कपूरों में अपनी एक खुद की एक अलग से पहचान बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो एक तो पहले हमें यह बताइए कि सारे कपूरों में, जैसे कि ऐसा भी माना जाता है कि भैया शम्मी कपूर जैसा एक चुलबुला और दिल खुलास इस किस्म का बंदा था, उनके सामने जब ऋषि कपूर हमारे सामने आ जाते हैं, तो ये कंपैरिजन आप कैसे करोगे? और खास करके जैसे कि आपने जिक्र भी किया था, जैसे कि अमर अकबर एंथनी ले लीजिए आप, अमिताभ है वहां पे, विनोद खन्ना भी है, और उन दोनों में से खुद को लोगों के सामने लाना है ऋषि कपूर जी को। ये चैलेंज उन्होंने किस तरीके से स्वीकारा था? नहीं, उन्होंने कहा कि तब मैं ऑफकोर्स एक रोमांटिक हीरो था और वो बोलते थे कि मैं बोलता, उन्होंने मजाक में बोला कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन भी बन सकता था। मैंने कहा कैसे? बोले कि रफू चक्कर में अगर आपको याद होगा कि मैंने एक लड़की का रोल किया था, वो बिल्कुल लड़की का लिबास पहना था, और वो बोले कि लोग ऐसा कहते थे कि उस पिक्चर में मैं नीतू सिंह से ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, यू नो। तो मुझे ये सारे किस्से बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि आपके नीतू जी के साथ कब, क्योंकि आपने पिक्चर तो बहुत पहले उनके साथ की थी, जहरीला इंसान। तो बोले कि नहीं, और मैंने बोला खेल खेल में के टाइम पे आपका रोमांस शुरू हुआ था? बोले नहीं, उस टाइम पे ऐसा था कि नीतू सिंह जो थी वो मेरी बहुत ही हमराज थी। तो मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उनके बारे में नीतू सिंह को बोलता था। तो वो एक्चुअली जलती भी थी, लेकिन हमारी ऐसे वो खींचातानी का रिश्ता था। और बोले कि जो हमारा एक्चुअल रिलेशन शुरू हुआ, तो वो टाइमलाइन था कभी कभी और अमर अकबर एंथनी, उस टाइम पे हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप शुरू हुआ। ऑल्सो टू कम बैक टू जो आपने बोला अबाउट द दिग्गज एक्टर्स, मैं यहाँ पे उनके पापा की बात करना चाहूंगा, राज कपूर जी, जिनको वो बहुत मानते थे और डरते भी थे। बोलते थे कि जैसे वो बोलते थे कि मैं कभी राज कपूर जी के साथ मेरा एक दोस्ती वाला रिश्ता था ही नहीं, और अनफॉर्चुनेटली उसी वजह से बोले कि मेरा अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ वैसा रिश्ता नहीं हो पाया जैसे मैं चाहता था, जैसे एक दोस्तों का होना चाहिए। बोले क्योंकि मैं अपने पिताजी से डरता था, तो मैंने भी एक फासला बना के रखा मेरे और रणबीर के साथ, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे प्रेम रोग के टाइम पे वो इतना डरते थे राज कपूर से, और उनकी हिम्मत नहीं होती थी उनसे कुछ कहने की। वो ये भी बता रहे थे कि उस टाइम पे उनकी नई नई शादी हुई थी नीतू सिंह के साथ, और कैसे नीतू सिंह सेट पे आई थी, और जो गाना था वो भंवरे ने खिलाया फूल, तो उस पूरे गाने में जो पद्मिनी कोल्हापुरी की साड़ियां वाड़ियां जो सब थी, उसकी पूरी इस्त्री की थी नीतू सिंह ने। तो वो उनको इस्त्री करके लगा रखा था। हाँ, बोला कि उस टाइम पे ड्रेस डिजाइनर कम होते थे, तो नीतू हमारी ड्रेस डिजाइनर भी बन गई थी। और फिर बता रहे थे बॉबी के टाइम पर भी जो गाना था मैं शायर तो नहीं, तो उनके फादर ने उनको बहुत डांटा, क्योंकि उनको उस गाने में अगर आप देखें तो उसमें कोई ऐसे डांस कोरियोग्राफी नहीं है। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें जो मन चाहे तो वही मूवमेंट करना अपने हाथों का। और वो बोले कि मैं इतना ऑकवर्ड था, मैं बहुत ही ऑकवर्डली हैंड मूवमेंट कर रहा था, और मेरे फादर ने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। और एक चीज उनके फादर ने उनको सिखाई, जो उन्होंने बाद में रणबीर को सिखाई, जो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जैसे उनको हमेशा बोला कि आप जब जैसे गिटार बजाते थे कर्ज में या कोई और पिक्चर में, तो कितना नेचुरल लगता था। तो बोलते थे ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी, और मैंने अपने बेटे को भी सिखाई कि जैसे जब सागर में भी वो जो गाना है सागर जैसी आंखों वाली, और जो उसमें वो गाना में गिटार बजाते हैं, बोलते थे कि मैं ऐसे उसपे खो जाता था कि जैसे कि मैं सचमुच वो बजा रहा हूं, और मैं अपने बेटे को बोलता था कि यू हैव टू मेक इट, आपको एक एक जो तार है उसका छेड़ना पड़ेगा। इट शुड नॉट लुक कि बस ऐसी तुमने, जैसे पुराने जमाने में वो ऐसी पियानो बजाते थे और लगता था कि बस ऐसी बजा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे डफली थी, डफली जो उन्होंने बजाई इन सरगम, इफ यू रिमेम्बर, तो वहां पे तो ऐसा था बोले कि इतना सो चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे डफली भी बजानी थी, गाना भी गाना था और डांस भी करना था, और तीनों चीजें एक साथ करना। बोले कि लोग समझते नहीं है, तो इसीलिए आज लोग समझते हैं कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो एक्चुअली बजा सकते थे, डफली, गिटार, क्या बात है, सेंस, वायलिन जो उन्होंने कर्ज में बजाया। बोले कि मैंने बकायदा कैसे मूवमेंट होता है, एक एक चीज उन्होंने सीखी। So that was his dedication, and he says कि he also said कि उनका टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि 90s के बाद तो खैर वो गायब हो गए थे। वो बोले कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जब अग्निपथ पिक्चर में मुझे, जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अग्निपथ पिक्चर आपने कैसे की, बोले कि मैं करना नहीं चाहता था, और उसमें आपको याद होगा रौफ लाला का उनका बहुत ही खतरनाक, सही बात। और करण जौहर सबने बोला आप कीजिए, और बोला नहीं, पागल हो क्या, कोई मुझे ऐसा खतरनाक, इतना वाहियात आदमी है, इतना लीचड़ आदमी है। तो उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं, तो उससे बोला कि मैं एक ही शर्त पे करूंगा कि पहले मैं इसका टेस्ट करूंगा, मतलब आप मेरा ऑडिशन लो। कैन यू इमेजिन, उन्होंने बकायदा उसका ऑडिशन, खुद का ऑडिशन लिया, इतनी उम्र में, इतने बड़े लेजेंड होने के बावजूद। और जब उन्होंने ऑडिशन
किया और सबको इतना अच्छा लगा, और बाद में वो रोल इतना कमाल धमाल लगा, और तब उनको लगा कि हाँ मैंने कुछ अलग किया, और वो मान गए कि हाँ ये रोल मुझे अच्छा हुआ कि मैंने रिजेक्ट नहीं किया, वरना वो रिजेक्ट करने वाले रोल, यू नो। सो आई जस्ट लव्ड हिज ऑनेस्टी, यू नो। या अनिरुद्ध, और एक बात है कि ऋषि कपूर और उनके अफेयर्स भी उनके बहुत चर्चे थे और बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि ऋषि कपूर खुद एक हंसमुख मिजाज किस्म के इंसान थे, तो उनके अफेयर होना भी लाजमी था। तो नीतू सिंह जी तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले या उसके अराउंड उनके अफेयर्स, उनके किसके साथ नाम जुड़े गए थे, और उनके अपने उस दौरान के बारे में, उस दौर के बारे में कभी जिक्र हुआ था आपके साथ बात करते वक्त? देखिए, उन्होंने हल्का सा जिक्र किया था, और ये इनकी किताब में भी आपको मिलेगा कि हालांकि ही नेवर एडमिटेड कि उनका डिंपल के साथ कोई अफेयर था या रिलेशनशिप था, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में भी और अपनी किताब में भी कि वो काफी पोजेसिव थे डिंपल को लेकर। और खास तौर पे जब बॉबी बन रही थी, और आपको याद होगा कि बॉबी बनने के दरमियान ही डिंपल की शादी भी हो गई थी राजेश खन्ना से, और इसीलिए अगर आप नोटिस कीजिए तो कि उनका कई सालों तक राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए, ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि बाद में जब उनके बीच और फिर अब जब डिंपल की कम्बाइन भी हुई सागर, उसमें भी उनके बहुत ही रोमांटिक पैशनेट सीन्स थे, किसिंग सीन था, तो उन्होंने बोला कि राजेश खन्ना को शायद ये बात पसंद नहीं आई थी कि डिंपल ने अपना कमबैक मेरे साथ ही किया दोबारा, और ऑफ कोर्स तब तक डिंपल अलग हो चुकी थी राजेश खन्ना से, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि जब उन्होंने अपनी पिक्चर डायरेक्ट की आप लौट चले, तो उन्होंने उसी राजेश खन्ना को इंसिस्ट किया और कहा कि अब ही मेरी फिल्म में वापस फादर का रोल करेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ही वांटेड टू लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, क्योंकि एक किस्सा है कि उन्होंने अपनी किताब में बोला और मुझे भी इंटरव्यू में बताया कि जब बॉबी फिल्म बनी और रिलीज हुई, और उसी टाइम पे उन्होंने एक अंगूठी दी थी डिंपल को, और जब राजेश खन्ना ने और राजेश खन्ना ने जब प्रपोज किया डिंपल को, तो वो जो अंगूठी थी राजेश खन्ना ने समुद्र में फेंक दी थी। अच्छा। तो वो क्योंकि उनके अंदर इतनी जलन थी अबाउट डिंपल एंड ऋषि, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक पॉजिटिवनेस था अपनी हीरोइन को लेकर, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो था उनका एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में मोहब्बत थी, भले ही वो कहें ओपनली नहीं कहे उन्होंने, लेकिन एक फॉल्ट जरूर था।